हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही पावन दिन है, महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि पर एम के जुडिशरी इनसाइट्स की पूरी टीम की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे परिवार को, आप सभी हम सब मिलकर एक ही परिवार हैं। हम भगवान भोलेनाथ हम सब पर कृपा करें। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हम कोई रिवीजन कर रहे थे और उसी के उसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां लोग एक ही वीडियो में पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कवर कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही बहुत लेंथी वीडियो होगा तो आप लोग उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी नहीं हो पाएगी। आप चाहें तो कंटिन्यूटी में भी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो इसको शेयर भी किया करें। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो फिर वीडियो बनाने को भी मन करता है। देखिए, रेगुलर क्लासेस से टाइम निकाल के मैं यहाँ पे आपके लिए जो फ्री वीडियो जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती हैं तो कोशिश करता हूँ बनाने की। उसी संदर्भ में आज हम पार्ट 3 पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर के, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50 तक कवर किया, जहाँ पे आपने रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात की। किसकी बात की? रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इंडियन एविडेंस एक्ट का एक रूल है कि मान लो ये आपकी लाइन है, ये आपकी प्रोसीडिंग्स है। अब प्रोसीडिंग्स कैसे होती है? कोई भी ट्रायल जब चलता है तो सबसे पहले आप ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन होती है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑफेंस हुआ या कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज है, तो मैं अभी क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ। फिर आपका इंक्वायरी, देन आपका ट्रायल, और यहाँ पे आपका कन्विक्शन या फिर पोस्ट ट्रायल जो आपकी अपील एंड अदर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस होती है। सिविल मैटर्स में क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन आप लेके कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, आपका कंप्लीट ट्रायल होता है वहाँ पे, और फिर आपको रेमेडी मिल जाती है। ये सिविल मैटर में होता है। तो ड्यूरिंग दीज इंक्वायरी एंड दिस आपका ट्रायल एंड इन सिविल केसेस जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने देते हो कि भाई अपने कॉज ऑफ एक्शन को, अपने फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करने के लिए या दूसरे सामने वाले अपोजिट पार्टी वाले को रिबट करने के लिए। लेकिन आप कौन से एविडेंस दे सकते हो ये हमने अभी तक समझा। विच एविडेंस कैन बी गिवन, व्हाट एविडेंस कैन बी गिवन, ये हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 1 से 50 तक। एंड इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस हाउ इट विल बी गिवन, कैसे दिए जाएंगे, एंड देन आफ्टर इट वी विल डिस्कस दी थिंग कि उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए कि हर चीज़ का एविडेंस देना जरूरी तो नहीं भाई। हर चीज़ का एविडेंस दिया जाए तो कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जहाँ पार्ट 3 में चैप्टर 3 जो बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव, कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आपको प्रूव नहीं करने हैं, और यहाँ पे एविडेंस एक्ट के चेंजेस की भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 51 को देखिए आप। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव। ऐसा कोई भी सेक्शन जो, देखिए, अब जुडिशियली नोटिसेबल मीन्स जो कोर्ट नोटिस कर लेता है। अब जिसको कोर्ट नोटिस कर ले, ऐसा कोई भी फैक्ट आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस में ये सेक्शन 56 होता था हमारा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपके, जस्ट आपका सेक्शन नंबर चेंज है। फिर आते हैं 52 पे, फैक्ट्स विच कोर्ट सेल टेक जुडिशियल नोटिसेबल। देखिए यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ है। सेल मीन्स ये कोर्ट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उसको नोटिस करना ही करना है। सपोज करो अब मैं कहूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 56 में ये बात लिखी हुई थी, ये जुडिशियली नोटिसेबल है भाई, ऑलरेडी लिखी हुई है वहाँ पे, कानून को पता है ये चीज़ें। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं यह बताया गया है कि कोर्ट सेल टेक जुडिशियल नोटिस। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, ऑब्लिगेटरी हो गया है कोर्ट पे। ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी कानून लागू होते हैं, ठीक है, उनका, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ऐसे भी कानून इसमें इंक्लूड है जो हमारे भारत के बाहर लागू होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कानून जो भारत की टेरिटरी के अंदर या भारत की टेरिटरी के बाहर जिसका इफेक्ट है बट वो कानून भारत का है, तो उन सब का आपको एविडेंस देने या मांगने की जरूरत नहीं है कोर्ट को। कोर्ट इटसेल्फ विल टेक द जुडिशियल नोटिस एंड द फैक्ट्स विल बी कंसिडर्ड प्रूव्ड। सेकंड,
जो इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, एग्रीमेंट है, कन्वेंशन, अभी मोदी जी यूएसए गए थे, वहाँ पे बहुत सारी ट्रीटीज़ की, रसिया गए, वहाँ पे जाते रहते हैं बहुत कंट्रीज़ में। तो जो ट्रीटीज़ हम लोग करते हैं, जो एग्रीमेंट्स करते हैं, उन सब का क्या करना है, इंटरनेशनल एसोसिएशन, अदर WHO है आपका, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप की इंटरनेशनल एसोसिएशन और दूसरी बॉडीज़ हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो गई हैं, आप कोई कहे कि भाई ह्यूमन राइट्स पे जो हमने इंडिया एक सिग्नेचरी था उसमें 93 में जो कन्वेंशन हुई थी, तो ऑलरेडी जब वो वहाँ पे हो गया है तो उसका भी नोटिस लेना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 51 पढ़िएगा, किससे लागू होता है, किस चीज़ पे ये इम्प्लीमेंट होता है, ये आपको देखना। बस मैंने आपको बता दिया, बट इसकी कुछ रिलेटिवनेस है यहाँ पे, दैट यू विल डिसाइड, जिससे आपकी रीजनिंग डेवलप होगी। देखिए सब कुछ बना बनाया नहीं देना चाहिए, इससे फिर आप रीजनिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो भारत की संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई फर्स्ट मीटिंग, 6 दिसंबर को ये बनी थी। ये हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो पूरी हिस्ट्री हमने इस पर डिस्कस की थी। एंड अप टू 26 जनवरी 1950 तक ये सब चला, हमारा संविधान बना। तो उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आप देखते हो प्रॉपर पार्लियामेंट्री बिहेवियर होता रहता है हमारी पार्लियामेंट में, या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में होता है, तो उन सब का भी। द सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, भाई सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल मीन्स भाई उनके द्वारा सील, मोहर समझते हो आप सील को, इट मीन्स भाई उनके द्वारा दिए गए जजमेंट्स पे जो उनका प्रूफ है हम उसको मानेंगे। द सील ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमायरलिटी एंड, देखो एडमिरलिटी क्या होता है और मैरीन टाइम जुरिडिक्शन। एडमिरलिटी होता है वॉर क्लेम्स, वॉर क्लेम्स होता है। अब आप बताओ हमने कहाँ पे पढ़ा है ये, रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट में, सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड इट इज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। याद आया कुछ आपको? चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो आप, इसका मतलब, ठीक है। एडमिरलिटी वाला जहाँ पे एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, हाँ बताइए 2 कमेंट करके। और मैट्रिमोनियल, एक और बच गया है, प्रोबेट, वेरी गुड। एंड मैरीटाइम जुरिडिक्शन, नोटरी पब्लिक्स एंड ऑल सील्स विच एनी पर्सन इज ऑथराइज टू यूज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसी सील, आप नोटरी के पास जाते हो, एफिडेविट अपना स्टैंप लगवाते हो, इट इज अटेस्टेड, ठीक है। तो भैया कोर्ट उसमें ये नहीं कहेगा कि बुला के लाओ नोटरी को, यार उसने स्टैंप लगाई थी कि नहीं लगाई थी, तो वहाँ पे कोर्ट विल टेक इट्स जुडिशियल नोटिस। The accession to the office, names, title, function, signature of the persons filling for the time being in any public office in any state। अभी आपने देखिए करेंसी पे आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं ना, तो वहाँ पे अब कोर्ट विल टेक, कोर्ट ये नहीं कहा कि सिग्नेचर उनके हैं कि नहीं है, ठीक है भाई, वो अपनी जब तक वो पोस्ट पे हैं तो उनके सिग्नेचर वहाँ पे हैं। इस तरह से द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल, नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जी ये जो फ्लैग है ये सो एंड सो कंट्री का है, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि उस कंट्री से प्रूफ लेके आओ, नहीं भाई, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मान लिया तो कोर्ट विल टेक इट्स जुडिशियल नोटिस। द डिवीजन ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट हॉलीडेज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, तो उनका भी लेगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी कहाँ तक है उसका भी लेगा। कमेंसमेंट, continuance, termination of hostilities between the government of India and any other country or body or persons, the name of the members of the officers of the court and their deputies, subordinate officer, assistants, तो कोर्ट का जो स्टाफ है। द रूल ऑफ द रोड एंड लैंड एट द सी, भाई जो आपके रोड्स पे और सी रूट्स में जो रूल है उनका। अभी आप देखिए ए से लेकर के एल तक ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। अब यहाँ मेजर चेंजेस क्या क्या आए, जो आपने चेंजेस फील करेंगे अगर आप इस पूरे में, तो देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब हम बात करते थे इंडियन एविडेंस एक्ट की, किसकी? इंडियन एविडेंस एक्ट, तो सेक्शन 57 इससे डील करता था। अब 57 में आप पढ़ते थे विद द लॉज पास्ड बाय दी, बहुत सारी ओमिट कर दी हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें, जैसे यूके जो हमारा इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट ने, यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट एक्ट पास कर देता था, क्वीन के प्रिंटर से जो प्रिंट हो गया भाई वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो कॉलोनियल इफेक्ट था, जहाँ पे हमारा
इंडियन कोर्ट्स को भाई जुडिशियल नोटिस लेना पड़ता था, ठीक है। मान लो कोई एक्ट आज पार्लियामेंट ऑफ यूके में पास हुआ, अब उसका भी जुडिशियल नोटिस इंडिया की कोर्ट ले, तो इस टाइप की चीज़ों को हटा दिया गया है, तो इसमें चेंजेस आए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 53 आता है फैक्ट एडमिटेड, जो एडमिट किए गए हैं नीड नॉट टू प्रूव। देखिए मान लीजिए डिस्प्यूट है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। अब ए ने कहा कि भैया मुझसे बी ने जो है 1 लाख रुपए उधार लिए थे और उसने उसमें से मुझे 80,000 रुपये लौटा दिए हैं और बाकी मुझे नहीं दे रहा है। अब बी भी कह रहा है कि जी हाँ 80,000 रुपये दे दिए हैं मैंने इसके। अब जिस फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है, तो इस 80,000 रुपये के लिए कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप, जिस चीज़ को पार्टी ने एडमिट कर लिया। नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग और विच बिफोर हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाई एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स और विच बाई द एनी रूल ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग्स होती हैं ना, प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट सीपीसी में आप पढ़ते हो। एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाई देयर प्लीडिंग्स। लेकिन एक प्रोवाइजो भी यहाँ पे डाल दिया गया। प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्ट चाहे, अपने डिस्क्रिप्शनरी पावर है यहाँ पे, रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव अदरवाइज देन सच एडमिशन। अब वो कहेगा कि भाई देखो एडमिशन तो तुमने कर लिया ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ मुझे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो आपने चैप्टर 3 देख लिया। 51, 52, 53 तीन सेक्शन है जहाँ पे आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। 53 का जो है एविडेंस एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन आपके सामने लिखा है, 58 था। अब आते हैं ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस का मतलब ही होता है, इसको एक वर्ड और यहाँ पे आपने मेरे एक्ट में लिख लो, ऑकुलर। इसको ऑकुलर एविडेंस भी कहा जाता है। ये बहुत बार आपको प्री में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ऑकुलर का मतलब भी ऑरल एविडेंस होता है। एनी पर्सन हु कम्स बिफोर द कोर्ट एंड गिव हिज टेस्टिमनी ओरली। अब वो डम विटनेस वाली बात वहाँ करेंगे हम, कि भाई अगर वो बोल ही नहीं सकता तो वो लिख के देगा ना, तो उसको भी हम ओरल मानेंगे, वो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको समझिए, ऑरल एविडेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस, ऑरल एविडेंस इज ऑलवेज अ डायरेक्ट एविडेंस। प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स बाय ऑरल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो ऑरल एविडेंस से प्रूव किए जाएंगे। एविडेंस एक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 59। देखिए अगर आपको एविडेंस के सेक्शंस याद हैं, आप उसमें से कितना करना है आपको, 47 के बाद ये रूल हमने बता दिया था, 5 माइनस कर लो तो आपका बीएसए का आ गया। बीएसए वाले याद है, 5 प्लस कर दो। +5 और -5 का फार्मूला है यहाँ पे। अब इसमें +5 करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें -5 करोगे तो ये आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब जो ओरल एविडेंस है, इट इज़ टू बी डायरेक्ट। वाई, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट? जो ओरल एविडेंस कोई विटनेस से अगर आता है तो ये उसके लिए सेल है। सेल जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपका मैंडेटरी हो गया। इन ऑल केसेज वाट एवर बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू। अब आपने जब एविडेंस पढ़ा था वह तो आपने 2 तरह के एविडेंस पढ़े थे। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी डेफिनेशन? 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में। डेफिनेशंस को साथ साथ याद करते चला करो, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। पहले सेक्शन 3 था एविडेंस में, तब ऐसे नंबर से याद करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक आपका ओरल, एक डॉक्यूमेंट्री। और जब हमने ओरल पढ़ा था तो ओरल क्या पढ़ा था? एनी फैक्ट विच इज सीन, हर्ड, फील या परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, उसी को हमने ओरल कहा था। वही था ना डायरेक्ट एविडेंस भी, जिसको मैंने खुद होते हुए देखा है, जिसको मैंने महसूस किया अपनी सेंसेस के द्वारा। सेंसेस क्या क्या है आपकी? आपका ईयर, आप सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ठीक है, आप आई से देख सकते हो, टच कर सकते हो अपनी स्किन से। तो ये सारे क्या है? ये आपकी सेंसेस हैं। टोटल 5 सेंसेस होते हैं ना, 6 सेंस में मत जाना। फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु सॉ इट। अब मान लो ए ने कुछ देखा, यहाँ पे कोई घटना हुई, ए ने घर पे गया और इसने घर पे जाकर अपने भाई बी को बताया कि मैंने वहाँ ऐसे देखा, और फिर बी कोर्ट में आके कह रहा कि जी वहाँ ऐसा हुआ था। बोला तुमने देखा? बोला मैंने नहीं देखा, मेरे भाई ने देखा था। तो भैया वो आ गया हेयर से एविडेंस, वो नहीं चलेगा।
डायरेक्ट मीन्स जिसने देखा वही बताएगा, कोई दूसरा नहीं। इट मीन्स टू बी डायरेक्ट। एनी फैक्ट विच कुड बी सीन, जो देखा जा सकता है ये वही बताएगा जिसने देखा, जो सुना जा सकता है वही बताएगा जिसने सुना, जो अपनी सेंसेस से परसीव किया जा सकता है किसी दूसरी सेंसेस से। मैंने कहा तो वहाँ से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, तो ये बात जिसने स्मेल किया वही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मान लो कोई ओपिनियन है मेरा, मैंने कहा कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो ओपिनियन और जो ग्राउंड ऑफ दैट ओपिनियन है, ओपिनियंस के आपने भी पढ़े हैं ना, कहाँ से कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 39 से 45 ऑफ BSA, वो आप अभी पढ़ के आए, वो एक्सपर्ट ओपिनियन, अदर पर्सन्स ओपिनियन। तो अगर जो भी किसी का ओपिनियन या उस ओपिनियन के जो ग्राउंड्स हैं, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन, वही व्यक्ति कहेगा जिसके वो ओपिनियन है। ओपिनियन के ग्राउंड्स कहाँ आते हैं, रीड विद सेक्शन 45, पढ़ना आप जाके उसको। अब एक प्रोवाइजो देखो, लेकिन यहाँ प्रोवाइजो इसने बड़ा अच्छा दिया है कि द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 39, expressed in any treatise commonly offered for the sale and the grounds on which the opinions are held may be proved by production of such treatise। अब treatise होते हैं जो समझौते थे, संधियाँ जो होती हैं। अब मान लो कोई सेल के लिए था, कोई ऐसा भाई उन लोगों के बीच में ट्रीटी हुई है, अगर ऑथर इज डेड एंड कैन नॉट बी फाउंड, तो जो पर्सन डेड हो जाते हैं, कैन नॉट बी फाउंड हो जाते हैं, उनको पहले तो हम सेक्शन 26 में ले लेते हैं रिलेवेंसी में, जहाँ डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती है, और ही बिकम इनकैपेबल, ये भी वहीं पे आ जाता है, एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस विदाउट द अमाउंट ऑफ डेली एक्सपेंस। तो वहाँ उस केस में मान लो जो ऑथर था जिसने वो ट्रीटी बनाई थी, अब वो नहीं है, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कैन बी गिवन फॉर द एविडेंस। ये इतनी बात कह रहा है। सेकेंड प्रोवाइजो क्या है, इफ द ओरल एविडेंस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, अगर ओरल एविडेंस किसी मटेरियल थिंग के लिए, वो लेकिन वो मटेरियल थिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट से ये नहीं समझना है कि भी डॉक्यूमेंट आपका सिर्फ एक पेपर होता है, पेपर के टुकड़े को डॉक्यूमेंट कहते हैं। 21D में आप पढ़ के आए हो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में आपने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, फिगर, मार्क्स, लेटर्स के द्वारा किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, किसी भी तरह से एक्सप्रेस किया गया हो। अब डॉक्यूमेंट को छोड़ के अगर कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, इन दैट केस अगर कोर्ट थिंक को लगता है तो वो कहता है कि भैया वो मेरे पास मटेरियल ही लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ, मटेरियल लेकर आ जाओ। अंडरस्टूड। सपोज करो कोई आपको ब्लड स्टेन क्लोथ्स मिले हैं, अब ब्लड स्टेन क्लोथ्स के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन तो हो नहीं रखा, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है उसके ऊपर, तो इट इज़ अ रियल एविडेंस, इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय द कोर्ट कि भाई लेके आओ। सो आपका चैप्टर 4 किससे डील करता है, ओरल एविडेंस से डील करता है। और ये इसमें सेक्शन कौन कौन से आ गए आपके, 2 ही सेक्शन आते हैं, 54 एंड 55। 54 इतनी बात कह रहा है कि ओरल एविडेंस से आप प्रूव कर सकते हो, 55 कह रहा है कि वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 4 को ना हु कैन बी ए कम्पिटेंट विटनेस, ये हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, जो इफेक्ट ऑफ द प्रूफ पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। हु कैन बी ए कम्पिटेंट विटनेस, अ डम विटनेस हाउ इट ही विल गिव, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, उसके साथ में कनेक्ट करेंगे इसको दोबारा। अभी बस आप इसको इतना समझ लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने जब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ई पढ़ा था, तो आपने एविडेंस में पढ़ा ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट्री कितने तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मीन्स बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, और सेकेंडरी भाई उसका कोई इन लीव ऑफ दैट समथिंग, मान लीजिए उसकी फ़ोटोकॉपी है, ठीक है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, तो उस केस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अब 54 वाली बात कह रहा है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि तो या तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो ओरिजिनल है, या उसकी फोटोकॉपी, या उसके लीव में कुछ और। इन लीव क्या हो सकता है,
मान लीजिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और ये डॉक्यूमेंट खो गया, इन दैट कंडीशन मेरा ओरल स्टेटमेंट भी तो मैं दे सकता हूँ ना, वो भी वहाँ डॉक्यूमेंट्री उसमें आएगा। अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को कोई ओरली बता रहा कोर्ट के सामने तो दैट इज नॉट ऑकुलर एविडेंस, दैट इज नॉट अ ओरल एविडेंस, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे जाके, आप एक बार चीज़ों को बेसिकली समझ लो एक बार। सेक्शन 56 क्लियर हो गया। 57 कहता है प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया, जो फैक्ट इन इशू में है, जो डिस्प्यूट है, जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है, वही डॉक्यूमेंट आ गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, अब इसमें देखिए पहले इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसमें एक्सप्लेनेशंस को ऐड किया गया है, ये एक्सप्लेनेशंस पहले नहीं थी। आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ पे कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में आईटी एक्ट 2000 की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐड कर दिया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि जब हम 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी पढ़ते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इसीलिए उसके आगे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा मिलेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 कहती है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज इतना कॉन्ट्रैक्ट किया, कल इतना किया, परसों इतना किया, और ये तीनों डॉक्यूमेंट मिलके मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अलग अलग पार्ट्स में किया, तो इट ऑल दीज आर द प्राइमरी। दूसरा कह रहा है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, ईच काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट कैसे है कि भैया मैंने एग्रीमेंट की 2 कॉपी बनाई, दोनों ओरिजिनल है, एक मैंने अपने पास रख ली, एक आपको दे दी, तो दीज आर द काउंटर पार्ट्स। तो ये क्या है? ये भी आपका प्राइमरी एविडेंस है। ये एमसीक्यू में ना इसको मार्क कर लेना आप, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आप अगर 10 एग्जाम देखेंगे तो उसमें से 8 बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहती है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी कि आपने एक प्रिंट कमांड दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर दिए, है ना, इट्स अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। एज द केस ऑफ प्रिंटिंग लिथोग्राफी। क्या होता है लिथोग्राफी? हमने जब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी वहाँ भी डिस्कस किया था। आप शादी का कार्ड बनवाने जाते हो तो वो एक डाई बना लेता है और हर एक पे वो उसी से प्रिंट करता है, तो भाई वो सारे के सारे प्राइमरी हैं जितने शादी के कार्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते ये उसकी कॉपी है, बट दैट शुड बी ए यूनिफॉर्म प्रोसेस, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस होनी चाहिए। फोटोग्राफी, ये सारे के सारे प्राइमरी हैं, बट दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी। अगर वो कॉपी है, एक भाई मान लीजिए हमने एक प्रिंट निकाला फिर उसकी जेरोक्स कर डाली, तो जितनी जेरोक्स कॉपीज हैं वो ओरिजिनल नहीं है। एक्सप्लेनेशन 4 देखिए, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐड की गई है बाद में, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली। अब आपने बहुत बार देखा होगा कंप्यूटर में एक चीज़ यूज होती है रेड, ये स्टोरेज ऑफ डाटा एंड बैकअप के लिए होती है। आपकी इसमें एक हार्ड डिस्क यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, यहाँ आप डाटा प्रोसेस करते हो और इसमें आपका बैकअप साथ साथ साइमल्टेनियसली बैकअप रहता है। तो ये डाटा और ये डाटा दोनों आपके क्या है? प्राइमरी एविडेंस। जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा उसके चीज़ सब आपको डिटेल्स में जाने जरूरत है, वैसे मैं बता रहा हूँ, साइमल्टेनियस होना चाहिए बस वहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 5 वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. Proper authority means भाई मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मान लो जहाँ पे वो ऑथराइज्ड है उस चीज़ को रखने के लिए। आजकल आपने देखा होगा लैंड रिकॉर्ड्स को भाई कंप्यूटराइज उसमें रखा जाता है, तो इन दैट कंडीशन सच इफ वो कस्टडी अगर प्रॉपर है तो प्राइमरी एविडेंस में आ जाएगा। वेयर ए वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न बताता हूँ क्यों है। आजकल आपने बहुत बार सुना होगा कुछ लोग फेसबुक पर लाइव आते हैं और भाई मान लो उसने सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया, उसने कोई ऑफेंस कर दिया फेसबुक पर लाइव आके, ही इज़ ब्रॉडकास्टिंग द वीडियो, उसके मोबाइल से वीडियो बन रहा है और हजारों लाखों मोबाइलों में जा रहा है, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अनदर्स में, तो जितने भी जगह पे वो जाएगा, जिस भी फोन में वो दिखेगा, इट इज अ प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 7
where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resource. Each such automated storage including temporary file is a primary evidence. जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर किए गए मल्टीपल स्टोरेज स्पेसिस में, सपोज करो आप एक गूगल ड्राइव है, इधर आपका माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव भी है, उधर आपने जियो क्लाउड भी ले रखा है, आपका मल्टीपल स्टोरेज में स्टोर हो गया एक ही डाटा, ठीक है। तो वहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल्स भी आपकी बनेंगी ना, वो सारी भी किस में आएंगी, प्राइमरी एविडेंस में आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से करना, जो नई इलस्ट्रेशन ऐड हुई हैं, यहाँ से जो फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे वहाँ क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं। इलस्ट्रेशन, अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, एनी वन ऑफ प्लेकार्ड। अब भाई देखो, जब आपने देखा हो तो ताश के पत्ते आप खेलते हो, अब वो एक ही साथ प्रिंट हुए हैं सारे, ठीक है। एनी वन ऑफ प्लेकार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी अदर, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। अगर वो ओरिजिनल की कॉपी करके बनाए गए हैं, और इट ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, तो वो ओरिजिनल तो नहीं है, बट कंटेंट के लिए वो प्राइमरी होंगे, बट लेकिन ओरिजिनल के लिए प्राइमरी नहीं होंगे। अब आते हैं सेकेंडरी एविडेंस पे। पहले सेक्शन 63 ऑफ द एविडेंस एक्ट इसको डिफाइन करता था। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन। भाई कौन सी सर्टिफाइड कॉपी, जिनके बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके तहत हम सर्टिफाइड कॉपी मानेंगे। कि कौन सी सर्टिफाइड कॉपी होगी, क्या उस पर सर्टिफिकेट होगा, किसके द्वारा टेस्ट होगी, कैसे होगा, ये जैसा हम कहें वैसी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, अब ओरिजिनल मार्कशीट थी, उसकी मैकेनिकल प्रोसेस से क्या किया, आपने कॉपीज बना ली, तो वो सेकेंडरी होंगी। कॉपीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, अब कॉपी बनाई और उसको ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया बनाने के बाद कि कुछ भी चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, अब मैंने कहा था कि एक एफिडेविट मैंने 2 कॉपी में बनाया, आपको दे दिया, अब आपने क्या किया, ये तो पार्टी ए और बी थी, इनके लिए प्राइमरी होंगे, बट अगर सी के पास भी इसकी कॉपी है, जो इसकी एग्रीमेंट की पार्टी ही नहीं है, उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट खो गया, उसमें ओरली क्या लिखा है वो कंटेंट आप बता रहे हो। ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, ओरल एडमिशन भी उसी का कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का होगा। एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वेंटली बी एग्जामिन्ड बाई कोर्ट और हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन सच डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे प्रभु राम भद्राचार्य जी थे, अब इन्होंने क्या किया था, जब राम मंदिर वाला केस हुआ था तो इन्होंने बहुत सारे शास्त्र, कोर्ट थोड़ी पूरे पढ़ सकता है, तो भाई जिसकी स्किल है उसमें उनसे उन्होंने पूछा, तो उनका जो वहाँ पे ओरल स्टेटमेंट्स थी वो क्या थी, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बता रहे थे, वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बता रहे थे, ठीक है, बट कोर्ट कैन वेरीफाई देम। अब इलस्ट्रेशन देखिए, a photograph and original is secondary evidence of its contents though the two have not been compared if it is proved that the thing photograph was original। फोटोग्राफ है किसी भी ओरिजिनल का तो वो सेकेंडरी होगा, फोटोग्राफ जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना एक बार, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। अब आते हैं 59 पे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ओरल एविडेंस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री क्या होगा, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा। आप प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड एक्सेप्ट इन केस हेयरइन आफ्टर मेंशन। वो कह रहा है कि भैया किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमें प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक्सेप्शन बता दी कि जहां हमने सेकेंडरी के प्रावधान दे दिए कि द पार्टी हैज़ टू शो दैट ही इज ऑथराइज्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अदरवाइज प्राइमरी देना पड़ेगा। सेक्शन 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 59 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
सेक्शन 60 केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 कहता था ये कि भैया सेकेंडरी एविडेंस आप कहाँ पे दे सकते हो, तो उसकी कंडीशंस यहाँ बताई गई हैं। सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, बट किन कंडीशंस में? जहां ओरिजिनल है, इन दी पोजेशन और पावर, किसके पास हो, किसके अधीन वहां पे हो, अ पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज साउट टू बी प्रूव्ड। कि मैं कह रहा हूं कि भाई ए को एक डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बी के पास, अपोजिट पार्टी के पास है, तो भाई मैं सेकेंडरी दे सकता हूँ कि जज साहब मैं देखो सेकेंडरी दे रहा हूँ, ओरिजिनल तो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। एनी पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब वो डॉक्यूमेंट तो साहब यूके की लाइब्रेरी में रखा है, मेरे पास तो नहीं है। एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। कोई ऐसा व्यक्ति जो लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस है बट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो सेकेंडरी दे सकता है। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन 64 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। अब किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें हैं और उसको हमने नोटिस देना है कि भैया इसको आप प्रोड्यूस कर दो। नोटिस हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 में। मान लो मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, वो डॉक्यूमेंट या तो आपका किसी पर्सन के पोजेशन में है, या हमारी रीच से आउट है, और या फिर ऐसा पर्सन के पास है जो लीगली बाउंड है, पटवारी है जिसको देना है लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो मुझे उसको सेक्शन 64 का नोटिस देना है, और नोटिस देने के बाद वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझने के तरीके से समझिए। यहाँ लिखा गया है एंड, मैंने आपको बताया जहाँ एंड मिल जाए वहाँ प्लस हो जाता है, यानी कि सेक्शन 60 के लिए जो क्लॉज ए है, सेक्शन ए है, इसमें दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये, प्लस में दूसरी कंडीशन आपकी ये। अब ये फर्स्ट प्लस टू बनेगा तभी जाके आप सेकेंडरी के लिए ऑथराइज्ड हो, यानी कि पहले आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद उसको 64 का नोटिस देना है, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता तो भैया फिर हम आपको सेकेंडरी एविडेंस देंगे। कंडीशन पहली क्लियर हुई। एंड का रोल देखो, इसको प्लस इसीलिए बोलता हूँ, कर लिया करो, नहीं तो वहाँ पे वो कुछ प्रोपोजिशन बना के देंगे एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आते हैं सब सेक्शन बी पे। When existence, condition or content of original have been proved to be admitted in writing by person against whom it is proved। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे वही बात करते हैं कि ए को एक डॉक्यूमेंट प्रूव करना है बी के अगेंस्ट में। अब ए ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट साहब ऐसा होना चाहिए, बी कह रहा है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ठीक है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, या बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको रिकग्नाइज एडमिट करता है, तो कोर्ट क्यों कहेगा उसका एविडेंस? तो ठीक है सेकेंडरी दे दो भाई, ओरिजिनल नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड ही नहीं है ना। अब सी पे आते हैं। सी यहाँ कहता है आपको जहाँ पे ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेना। देखो अगर ओरिजिनल खो गया, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, अभी आग लग गई थी ऑफिस में, तो अब आप कोर्ट में बैठे और मिस्टर ए आपको कहता है कि साहब ये डॉक्यूमेंट ना खो गया था और जल गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इसीलिए मैं सेकेंडरी दे रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है कि भैया जो इसको दे रहा है ना, ये जो डिस्ट्रॉय या लॉस्ट है, ये उसके डिफॉल्ट या नेग्लेक्ट की वजह से नहीं होना चाहिए, और रीजनेबल टाइम में उसको प्रोड्यूस करो। तो वहाँ पे उसको ऐसा ना हो कि उसके पास उसके साथ क्या करने के, टेम्परिंग करने के अवसाद पैदा हो जाए। जब ओरिजिनल ऑफ सच नेचर इज नॉट इजीली मूवेबल, डी को समझिए आप। डी में क्या कह रहा है कि कोई एक बड़ी सी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी ये क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, और इसको मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तो क्या मैं दीवार उठा के ले जाऊंगा? किसी किले पे कुछ लिखा हुआ, क्या उस दीवार को निकाल के ले जाएंगे? नॉट इजीली रिमूवेबल। तो उस टाइम क्या है, उसका एक फ़ोटो लिया जाएगा, ठीक है, और वो फोटो प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वहाँ पे भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो
जहाँ पे आप उसको इजीली मूवेबल नहीं है। When original is a public document within the meaning of section 74, section 74 defines which are the public document। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट में सपोज करो किसी का बर्थ रिकॉर्ड है, तो बर्थ रिकॉर्ड रजिस्टर जरूरी नहीं है वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए, उतना ही बहुत है, ओरिजिनल नहीं मंगाएगा कोर्ट जनरली, तो आप सेकेंडरी दे सकते हो। व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, जिसके आप सर्टिफाइड, जैसे हम जनरली लैंड रिकॉर्ड्स का क्या करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स की आप क्या करते हो, सेकेंडरी कॉपीज लेकर आते हो, आप अपनी फर्द नकल निकलवाते हो, उसको पटवारी से अटेस्ट कराते हो, कोर्ट में दे देते हो, ठीक है, तो कोर्ट ने ऑथराइज कर रखा है। कहाँ कोर्ट ने किया है, नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ऑथराइज कर रखा है। जी, when the original consists of numerous accounts and other documents which cannot conveniently be examined in court, हजारों किताबें हैं, कैसे होगा भाई, जैसे मैंने अभी आपको से आपका राम जन्मभूमि वाले केस में राम भद्राचार्य जी का जो रोल बताया था, ठीक है, तो उस केस में भी ये हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ, अभी एक्सप्लेनेशन देखो बड़े ध्यान से, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज ए सी डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। क्लोज बी रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। क्लोज ई और एफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ, अब इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे क्लोज ई और एफ है, ई में कहा कि आपने भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एफ में कहा कि अधिनियम ने कहा कि यहाँ सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, तो सर्टिफाइड ही दे सकते हो, कोई दूसरी कॉपी नहीं दे सकते कि साहब मैं देखो फोटोकॉपी ले आया, आप सर्टिफाइड हो नहीं पाई है, नहीं, सर्टिफाइड कॉपी ही चाहिए, ठीक है। क्लोज जी एविडेंस में बी गिवन एज टू जनरल रिजल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड, सिर्फ एग्जामिन नहीं करना है, वहाँ फिर से प्लस आ गया, वो स्किल्ड भी होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो आपको सेक्शन 60 समझ आया कि नहीं आया, तो यहाँ आपको ए से लेके जी तक की ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पे कोई सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकता है। अब आते एक नए सेक्शन पे, ये आपका सेक्शन जो है ये एविडेंस एक्ट में नहीं था, इट इज न्यूली इंसर्टेड। नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड in the evidence on ground that it is an electronic or digital record and such record shall subject to section 63 and have the same legal effect, validity, enforceability and of the as the other document। जो आपका 63 की बात कर रहा ना, ये एविडेंस एक्ट में 65B होता था, ये नीचे ही लिखा है, देखिए, ये बताता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में हमने एविडेंस एक्ट में इसके बारे में बहुत बार चर्चा की है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाने का मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड है उनको भी एविडेंस में इंक्लूड किया जाए अच्छे से। नथिंग इन दिस अधिनियम, इस अधिनियम में चाहे कुछ भी लिखा हो, सेल अप्लाई, उस पर अप्लाई नहीं होगा टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन एविडेंस। अब आप कहो कि जी मैं इसका ना सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूँ, अभी अभी मैंने सेक्शन 60 में पढ़ा है और मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एंड सच रिकॉर्ड सेल सब्जेक्ट टू सेक्शन 63। भैया उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड करेगा सेक्शन 63 और उस डिजिटल रिकॉर्ड का इफेक्ट जो होगा वो सेम लीगल इफेक्ट होगा, सेम वैलिडिटी होगी, सेम इन्फोर्सिबिलिटी होगी जैसे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की होती है। आई होप आपको भी सेक्शन 61 क्लियर हो गया होगा, क्विक रिवीजन में इतना ही होता है। 62 स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड ईदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63। 63 को इन्वोक कर रहा है ये, 61, 62, 63, इट्स अ कॉम्बो। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 63। अब देखिए सेक्शन 63 पे तो अलग से एक लेक्चर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा लेक्चर है। इसके लिए आप इसको सिर्फ एक बार डायरेक्ट रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि क्विक रिवीजन में इसको कराएंगे तो बीच में चीज़ें छोड़ नहीं पाएंगे।
इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिस पे अच्छे से समझेंगे, इसको मोटे तौर पे एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस अधिनियम, एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, stored or recorded or copies in optical and magnetic media, semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in electronic form hereinafter referred as computer output shall be deemed to be as also a document। हम उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स की कंडीशंस क्या क्या होंगी, वो कंडीशंस आपको यहाँ बताई गई है। उसका पीरियड बताया गया, पीसी स्टैंड अलोन होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लेना आप, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इस पर अलग से एक वीडियो देख लीजिएगा। अभी ऐसे कोई रिवीजन में चीज़ें मिस हो जाएंगी आपसे। अब 64 हमने कहा था नोटिस टू प्रूव। अभी जब सेक्शन 60 में कंडीशन पढ़ रहे थे कि हाउ आई एम ऑथराइज टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, तो उसमें कंडीशन थी कि मान लीजिए 60, यहाँ लिख लेना, एक मिनट, सेक्शन 60 रीड विद सेक्शन 60 क्लॉज ए, रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। भाई मुझे सेकेंडरी एविडेंस देना है, लेकिन वो सेकेंडरी एविडेंस कहाँ है, क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 60, ऐसे पर्सन के पोजेशन में है जिसके खिलाफ मुझे प्रूव करना है, या फिर भाई वो किसी प्रॉपर कस्टडी में है, या ऐसे पर्सन के पास है जहाँ पे जो लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस है। तो इन केसेस में मुझे नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस मैंने अगर उनको दे दिया तो आफ्टर नोटिस अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मैं ऑथराइज हो जाऊंगा सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए एमसीक्यू के लिए इसको मार्क कर लेना। सेक्शन 65 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग प्रोड्यूस्ड। आपने सेक्शन 41 पढ़ा था, सेक्शन 41 पढ़ा था ना। उसके अलावा आपने सेक्शन 348 ऑफ BNSS भी पढ़ा हम लोगों ने, जहाँ कोर्ट आपको बोल सकता है कि भैया 349, जहाँ कोर्ट आपको बोल सकता है कि आप अपना हैंड राइटिंग या सिग्नेचर का सैंपल दो। तो प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन अलाइज टू हैव साइंड अ रिटन डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, वो भाई कहा गया कि होली या पार्टली तुमने लिखा है, तुमने साइन किए हैं, तो हैंड राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड दैट ये उसकी हैंड राइटिंग है। प्रूफ एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए क्या होगा भाई, सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूव्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूव्ड। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको डिटेल में करा रहा हूँ, बाकी का सिर्फ आपका हेडिंग्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर कोर्ट चाहता है कि एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल, हम उसे कब तक यूज नहीं कर सकते, अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट हैज बीन कॉल्ड। कम से कम मान लो 2 विटनेस ने टेस्ट किया है, तो कम से कम आपको 1 विटनेस को बुलाना पड़ेगा। याद आया कुछ, सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ही तो है ये, अंडरस्टूड। अब इसका प्रोवाइजो है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। किस कंडीशन में, जब आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर वो विल नहीं हो, नॉट बीइंग अ विल, विल को छोड़ के कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड हुआ है, एक्सेप्ट विल, इसको भी मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट विल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर हुआ है, ठीक है, तो भैया उसके अलावा बाकी आपको कम से कम 1 विटनेस तो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। 68 प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब मान लो अटेस्टिंग विटनेस मिला ही नहीं, दोनों मर गए, दोनों चले गए, कुछ हो गया, अगर कोई विटनेस नहीं मिला तो प्रूव करना पड़ेगा कि जो अटेस्टेशन ऑफ वन विटनेस है उसकी कम से कम हैंड राइटिंग प्रूव कर दो भाई, किसी एक विटनेस की। तो आप कह रहे हो मुझे विटनेस नहीं मिले जी, तो विटनेस की हैंड राइटिंग ले आओ, सिग्नेचर ले आओ, कुछ तो होगा, उसको प्रूव कर दो आप। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी और टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब जो एडमिशन है किसी पार्टी का अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के लिए, एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ। भाई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के लिए मैं अगर एडमिशन दे रहा हूँ
दैट इज सफिशिएंट प्रूफ। प्रूफ एन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज। अब मान लो भाई ठीक है, विटनेस आ गया, पहले जब इसने अटेस्ट किया तो आपका दोस्त था, बाद में आपकी इससे लड़ाई होगी और ये हॉस्टाइल हो गई, बोला कि नहीं नहीं हुआ साहब। अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट, या उसे याद नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया अभी, तो हम किसी दूसरे एविडेंस से उसका एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब तक हम पढ़ रहे थे जो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड है, 71 कह रहा है कि भाई जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। अब यहाँ पे ना +1 का फार्मूला चल रहा है, ये 72 ऑफ एविडेंस एक्ट है, ठीक है। वो प्रूव ऐसे प्रूव किया जा सकता है कि जैसे वो अनअटेस्टेड है। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, ये मैं पहले कवर कर चुके हैं, सेक्शन 41 के साथ हम इसको हमने पढ़ा था, आपको याद हो, ये देखो हमने उस दिन भी इस पर डिस्कस किया था, ठीक है, तो इसको आप पढ़ चुके हैं पहले। प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट पे। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट दो तरह के डॉक्यूमेंट हैं, दोनों को डिफाइन करता है सेक्शन 74। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडी, ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव इंडिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट है। या पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट और यूटी ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, भाई आपके घर की डीड है, कहाँ रखी है, रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रखी है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपकी डीड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ी है, बट इट इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। ऑल अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 आर प्राइवेट। अब 2 ने सीधा सा कह दिया कि भाई जो अभी आप 1 में पढ़ के आए हो उसको छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन बी है ना 74(1) का क्लॉज बी, ये आपका MCQ के लिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार MCQ में पूछा जाता है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज कैसे देंगे। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब इसके आगे आ जाएंगे हमारी प्रेजम्पशंस, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सर्टिफाइड कॉपी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसको, जिसको राइट है उसको इंस्पेक्ट करने का, अब वो क्या करेगा, ही शैल गिव द पर्सन ऑन डिमांड कॉपी ऑफ इट, पेमेंट ऑफ लीगल फी, पैसे तो लेते हैं ना आपसे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, शैल बी सील्ड वेन एवर सच ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू मेक यूज सील, भाई अपनी स्टैंप लगानी है तभी उसको हम सर्टिफाइड मानेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड आ गया, प्लस लिखना है, ठीक है, दोनों कंडीशन बनानी है। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, भाई वो सर्टिफाइड कॉपीज आप दे सकते हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सर्टिफाइड कॉपीज से आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, बट इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय दी सर्टिफाइड कॉपीज इफ BSA इज ऑथराइज्ड यू, तो BSA ने कहाँ ऑथराइज कर दिया, आपको यहाँ कर दिया। जो दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनका प्रूफ कैसे होगा। सो वी हैव कवर्ड टुडे फ्रॉम सेक्शन 51 to 77, इतना हमने आज कवर कर लिया है। प्रिजम्पशन वाले पार्ट को मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो देखिए ऐसे पढ़ने को तो बेरेक्ट आप भी पढ़ सकते हो, बट फिर फ़ायदा कैसे पढ़ाने का। फैक्ट में आपका मे प्रिज्यूम होता है, इट इज़ ऑलवेज रिबटेबल। लॉ में आपका सेल प्रिज्यूम होता है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। सेल प्रिज्यूम रिबटेबल है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपका इरिबटेबल है, ठीक है। 119, 116 एंड सेक्शन 35 ऑफ BSA आप कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, बट मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ कि ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसको मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।